Welcome dear student, welcome to this video. As you know we are talking about origin and evolution of life. Origin and evolution of life में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को दिया है और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को दिया है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बाद में अब हमें जो एविडेंसेस हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, उसमें हमने ऑलरेडी कई सारे एविडेंसेस जो है वो देख चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है स्पेसिएशन का वो देखेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। मतलब ऑलरेडी पहले से जो एग्जिस्ट स्पीशीज इस अर्थ पे है उसके द्वारा नई स्पीशीज तैयार होना, इस प्रक्रिया को स्पेसिएशन कहा जाता है। ठीक है ना। स्पीशीज का आप डेफिनेशन कैसे, मतलब व्हाट इज स्पीशीज, स्पीशीज का क्या डेफिनेशन है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर। स्पीशीज वो ऑर्गेनिज्म होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो दिखने में एक समान है, साथ ही साथ वो आपस में इंटरब्रीड करता है मतलब रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो एक फर्टाइल मतलब रिप्रोड्यूस आगे रिप्रोड्यूस करने वाला ऑफस्प्रिंग नया इंडिविजुअल तैयार करता है। इस तरह का जो भी प्राणी, जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेगा उसे हम स्पीशीज कहेंगे। जो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, दिखने में एक समान है, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग तैयार करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग फिर आगे ऑफस्प्रिंग तैयार करता है, इस पूरे ग्रुप को हम स्पीशीज कहेंगे। ठीक है। देन मोड ऑफ स्पीशीज फॉर्मेशन, किस किस तरह से स्पीशीज जो है वो तैयार हो सकते हैं। तो दो ही तरह है, एक है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक। पहले हम देखेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या, इंट्रा मतलब होता है सेम, स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज। ये इस प्रकार का स्पीशीज फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें सेम तरह के सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उनमें कैसे नई स्पीशीज तैयार होती है। ठीक है। यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन दो प्रकार का है, एक है एलोपेट्रिक और दूसरा है सिम्पेट्रिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपेट्रिक की। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन जो है इसमें नई स्पीशीज फॉर्म हो रही है किसकी वजह से, जब एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन था उससे वो सेपरेट होके अलग अलग पॉपुलेशन में डिवाइड हो गया है। कारण कुछ भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे रह रहे हैं, ग्रुप्स जो हैं वो ज्यादा दूर चले गए हैं, या फिर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। जियोग्राफिकल बैरियर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि माउंटेन फॉर्मेशन हो सकता है, फ्लड सिचुएशन हो सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, रिवर फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह के किसी भी कारण की वजह से अगर एक ही ग्रुप के कुछ लोग या कुछ पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी जगह चला गया है किसी कारणवश, या दोनों सेपरेट हो गए हैं या कई सारे ग्रुप्स में सेपरेट हो गए हैं, तो ऐसे समय में जब वो अलग अलग ग्रुप में रह रहे हैं, अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो उनके अंदर अलग अलग बदलाव होंगे और इस तरह से फाइनली नई स्पीशीज फॉर्म होती है या होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कौन कौन से जियोग्राफिकल बैरियर हो सकते हैं, क्रीपिंग ग्लेशियर, जो भी बर्फ है, बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाए, अलग हो जाए, या फिर माउंटेन डेवलपमेंट, माउंटेन फॉर्मेशन या माउंटेन तैयार होते समय या माउंटेन वहां पे जो है वो क्रिएट हो जाए या डेवलप हो जाए, ऐसे समय में भी एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरी जगह सेपरेट हो सकता है। ठीक है। देन या फिर दूसरा है माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। खुद ही ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रुप में उस ग्रुप को छोड़कर दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट हो जाए मतलब सेपरेट हो जाए, ये भी एक कारण हो सकता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का। ठीक है। इसके बाद में द मोड ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो ये एक प्रकार का अडेप्टिव रेडिएशन है, क्योंकि जितना भी ग्रुप बनेगा उसका हर एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जैसी जैसी कंडीशन फेस करेंगे वैसे वैसे वो अपने अंदर बदलाव करेंगे और ऐसे करने के बदलाव करने की वजह से नई स्पीशीज फॉर्म हो सकती है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है
कि गैलापागोस आइलैंड में जब डार्विन ने नोटिस किया था तो 14 डिफरेंट स्पीशीज उन्हें मिली थी अलग अलग आइलैंड पे एक ही प्रकार के बर्ड की, फिंचेस की। क्यों? क्योंकि वो जिस जिस जगह पे रह रहे थे वहां पे जो वातावरण था, जो सिचुएशन वो फेस कर रहे थे, एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अंदर कई सारे बदलाव किए थे और इस तरह से 14 डिफरेंट स्पीशीज जो है वो फॉर्म हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मार्सुपियल्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो वहाँ के वातावरण के हिसाब से जो है वो यहाँ के मार्सुपियल से वो वहाँ के मार्सुपियल्स आपको अलग नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। दूसरा जो टाइप है दैट इज सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में किसी भी प्रकार का कोई जियोग्राफिकल बैरियर ग्रुप में डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज within single population without geographical आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बगैर ही एक ही ग्रुप में आपको जो है वो नई स्पीशीज फॉर्म होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे देखो, दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसी कारणवश जो है वो उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ बदलाव हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में हमने बात की है। तो अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है तो ऐसे कारण की वजह से भी वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड नहीं करते और फाइनली वो दो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और इस तरह से सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन जो है वो कैरी आउट होता है। जिसका एग्जांपल जो है वो है चिल्डिस फिशेस जो लेक विक्टोरिया में पाई जाती है। उसकी कई सारी प्रजाति आपको वहां पर देखने मिलेगी। देन जो भी सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है इसमें म्यूटेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स इन सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जेनेटिक बदलाव आ जाता है तो जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनमें फर्क आ जाता है और वो फिर आपस में इंटरब्रीड नहीं करते या साथ में नहीं रहते। ठीक है, ये है पहला इंट्रा स्पेसिफिक स्पेसिएशन। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन। इंटर मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है, जो टोटली अलग स्पीशीज हैं, अगर वो साथ में आते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और जो नया प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक स्पेसिएशन। इसका जो टाइप हमें स्टडी करना है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो वही बताया कि दो अलग अलग स्पीशीज जो है वो अगर आपस में क्रॉस करते हैं और एक नया स्पीशीज फॉर्म करते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है म्योल। म्योल मतलब होता है खच्चर, जो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसके अलावा हेनी जो है ये भी एक प्रकार का इसी तरह का दिखने वाला जानवर है जो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी से तैयार होता है। हॉर्स और डोंकी ये दो अलग अलग प्रजाति है, लेकिन अगर ये साथ में आते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं then that will be the example of what इंटरस्पेसिफिक स्पेसिएशन। इस तरह से स्पेसिएशन यहाँ पे खत्म होता है। स्पेसिएशन दो प्रकार का है, अगर सेम पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं या वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जा रहे हैं और आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो नई स्पीशीज फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रास्पेसिफिक। और अगर दो अलग अलग प्रजाति आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसे इंटरस्पेसिफिक स्पेसिएशन कहा जाता है। देन यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज जियोग्राफिकल टाइम स्केल। जियोग्राफिकल टाइम स्केल का आज हम थोड़े से पार्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन। जियोग्राफिकल टाइम स्केल एक्चुअली है क्या? जियोग्राफिकल टाइम स्केल जो है ये एक प्रकार का इस तरह का लेखा जोखा है, या आपको वो बता सकते हैं कि मतलब इन स्टेप वाइज मैनर जियोग्राफिकल टाइम स्केल आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद में किस किस प्रकार के बदलाव अर्थ के ऊपर हुए और उस बदलाव के साथ साथ किन किन प्रकार के जानवर जीव जंतु इस धरती पे पाए जाते थे, उनका कौन से समय में वो पूरी तरह से खत्म हो गए, वो कौन कब खत्म हुआ और कौन कब राइज हुआ, किसका जो है वो वर्चस्व बढ़ा, ये सब जो है वो आपको जियोग्राफिकल टाइम स्केल के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पे वही कहा है कि इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द अर्थ इन डिफरेंट एजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उतने समय में जब से अर्थ फॉर्म हुई उसके बाद से जो है वो अब तक के
क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए हैं अर्थ के ऊपर, ये समझने के लिए जियोग्राफिकल टाइम स्केल हमें मदद करता है। देन जियोग्राफिकल टाइम स्केल को 6 बड़े एराज में डिवाइड किया गया है और एरा जो है ये खत्म होता है मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ में, ठीक है। एरा मतलब हम युग बोल सकते हैं या सदी बोल सकते हैं, इस तरह से बड़ा टाइम पीरियड जिसमें बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट या चेंज हुआ है, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू एक्सटिंक्ट, और जिसके चलते कुछ प्रजातियां पूरी तरह से एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एंड राइज ऑफ सम अदर स्पीशीज, और नए प्रकार की प्रजाति जो है उसका उगमन मतलब वो वहां से जो है वो उसका उगम हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो किस तरह से कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई और किस तरह से कौन सी स्पीशीज जो है वो राइज हुई, डेवलप हुई। देन एरा जो है वो आगे चल के पीरियड्स और एपॉक में डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर कौन से पीरियड में कौन से एपॉक में क्या क्या इवेंट्स हुए, किस किस प्रकार के जानवर जीव जंतु इस अर्थ के ऊपर डेवलप हुए, तैयार हुए, खत्म हुए, नष्ट हुए, ये सारी चीज जो है वो जियोग्राफिकल टाइम स्केल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके बाद का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोग्राफिकल टाइम स्केल, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।